बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर और खुशामदीद कहते हैं आपको। सुनो पाकिस्तान में नए हफ्ते का आगाज़ है और बिल्कुल नया शो लेकर एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। मैं हूँ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देती है गुड मॉर्निंग, मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और आपका दिन खुशगवार गुजर रहा होगा। शो देखने का बहुत शुक्रिया। शो अच्छा जा रहा है, ये मैं नहीं आप कह रहे हैं। आपका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। हम देखते रहते हैं क्या आपको देखना है और क्या आप मज़ीद पसंद करेंगे। तो आज की शो की बात करते हैं। तो आज के शो में एक बेहतरीन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में मालूमात है, तफरीह है और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो आप सुनना चाहते हैं। और आपको मज़ीद हम बताएंगे कि आगाज़ हमेशा की तरह हम प्रोग्राम का मौसम से करते हैं। मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे कि मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल शुरू होने वाला है। कहाँ कहाँ बारिशें होंगी और कौन से इलाके मुतासिर होंगे बारिशों से, ये भी बताएंगे। और फिर हम बात करेंगे आगे सियासत की। बल्कि आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो जनाब सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें देखना यह कि कौन बाजी लेकर जाएगा और कौन रह जाएगा। इस पर तफसीली तज्जिया भी हासिल करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की नन्ही स्टार से, जिन्होंने अपनी मासूमियत और टैलेंट से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। खेल के मैदान से दिफाई महाज पर इब्रताक शिकस्त के बाद खौफजदा भारत अब खेल के मैदान से भी भाग निकला है। इस पर होगा सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट का करारा तज्जिया। बच्चों की छुट्टियों पर भी बात करेंगे क्योंकि ख़त्म होने वाली है। आखिरी दिनों में कैसे फ़ायदेमंद छुट्टियां बनाई जाएं, किस तरह यूटिलाइज़ की जाएं, वो स्किल्स कौन सी सीखी जाएं बच्चों के लिहाज से, वो आज के शो में ऐड करेंगे। और सेहत पर भी बात करेंगे। ये 18 एक बीमारी है जिसमें ख़वातीन को बार बार मिसकैरेजेस होते हैं, उसका इलाज क्या है, उस पर भी आज माहिर तिब से हम गुफ्तगू करेंगे और इलाज आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे बुरी नज़रों से कैसे बचा जा सकता है। दफ्तर, घर या दुकानों पे बुरी नज़र लग जाती है ना, नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, नेगेटिव वाइब्स होती हैं जैसे हम कहते हैं कुछ लोगों की। आप दुकान पर आए, घर पर आए तो अजीब समा हो जाता है। इलाज क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। बिल्कुल, इलाज बताएंगे तो आपने इन नजरों से परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारी दिलचस्प और वायरल स्टोरीज भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वो तमाम खबरें, वो वीडियोस, वो किस्से कहानियां जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उनके पसे पर्दा क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम मौसम की सूरत हाल से करते हैं। जानेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है। तो बताइए, आइए आपको बताते हैं। मुल्क के बेशतर अजला में बादलों का राज है। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में काली घटाएं छाई हुई हैं। महकमा मौसमियात ने आज से नए मानसून स्पेल की पेशगोई कर दी है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां अक्सर इलाकों में बादलों का बसेरा रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 30 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी। दर्जा हरारत आज पेशावर का ज्यादा से ज्यादा 40 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 31 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का। सूबे के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 36
और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं। वहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 30 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की जानिब चलते हैं, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर इलाके बादलों की लपेट में हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है और शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 34 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, ठट्टा, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन समेत दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। मॉनसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया है। कराची समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशों ने जल थल कर दिया। कई शहरों में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया और कराची के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि नशेबी इलाकों और गली मोहल्लों में पानी जमा होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मअतल है। सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने हंगामी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। उधर दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जबकि इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए हैं और आसपास के इलाकों के मकीनों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जहीर अहमद बाबर साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मॉनसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया है। कराची और दीगर शहरों में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। कराची में ये बारिशें मजीद कितने दिन जारी रह सकती हैं और इनकी शिद्दत में मजीद कितना इजाफा मुतवक्के है? सिंध के जो ज़्यादातर इलाकों में वेट स्पेल दाखिल हुआ था, वो आज उसकी कंसंट्रेशन किसी हद तक कम हो जाएगी। और जो इसी तरह जो कराची में भी है, हैदराबाद, लाड़काना में अच्छी बारिशें हुई हैं। ये तमाम वेट स्पेल जो है ये आज ख़त्म हो जाएगा और आज के बाद से यानी कि आज दोपहर से जो है ये कंसंट्रेशन जो है मानसून हवाओं की ये मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। और फिर इस तरह पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो आज से शुरू हो जाएगा मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में। अच्छा ज़हीर साहब, ये बताइए थोड़ा सा इन डिटेल, इन डेप्थ के कराची और अंदरून सिंध में आइंदा 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा? कराची और सिंध के जो ज्यादातर इलाके हैं उसमें तो इस वक्त तो मतलब जुज़वी तौर पर अबर-आलूद है। और जैसे कि मैंने कहा है कि ये ज्यादातर कंसंट्रेशन जो है वो मानसून हवाओं की मुल्क के बालाई हिस्सों में हो जाएगी। जो स्पेल था सिंध के हवाले से वो काफी हद तक जो है आज कम हो जाएगा और आज के बाद से फिर ये हवाएं जो है मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी और फिर वहां पे बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ज़हीर साहब, महकमे मौसमियात ने 25 जुलाई तक अब बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। क्या ये स्पेल मजीद तवालत भी इख्तियार कर सकता है और कितने स्पेल मजीद एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और किन इलाकों में बारिशें ज्यादा होंगी? देखिए, अभी इसी जैसा कि मैंने कहा कि इस वेट स्पेल के अंदर जो मुल्क के जो बालाई हिस्से हैं जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं, हजारा, मर्दान, नौशेरा, कोहिस्तान, इन इलाकों में फिर बारिशों का इम्कान है। ये बारिशों का ये सिलसिला जो है ऑन एंड ऑफ अगले 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। और जैसा कि मैंने है कि ये जुलाई और अगस्त जो है वो पीक मानसून रेनफॉल्स होती हैं और इसके अंदर हम जो हैवी जो रेनफॉल स्पेल्स हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइंदा आने वाले दिनों में भी जो स्पेल्स हैं उसमें हैवी डाउनपोर जो है वो हो सकता है, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में और पंजाब के बालाई इलाकों में।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ हमें बता रहे थे कि इस स्पेल के अंदर कितनी बारिशें हो सकती हैं और ये मानसून का चौथा स्पेल बताया जा रहा है और ये भी बता रहे थे कि किन इलाकों में ज़्यादा बारिशें बरस सकती हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाली वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सरेआम कत्ल कर दिया गया। 20 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने जोड़े को पहाड़ों में ले जाकर बेदर्दी से गोलियां मारी, जो कि इस वीडियो में नजर भी आ रहा है। वाकई की अफसोसनाक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह तेजी से फैल गई है और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी ने वाकई का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सेनेटर शहरी रहमान और दीगर रहनुमाओं ने साथ ही साथ सहाफ़ियों और समाजी रहनुमाओं की जानिब से भी इस वाक़े पर शदीद रद्द आया है और दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िमान को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। ये बहिमाना वाकया कहाँ पेश आया, इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची और किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी हुई है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ किफ़ायत अली। किफ़ायत, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाकया है बलूचिस्तान किस इलाके में पेश आया है और इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है? देखिए, जो वाकया है ये सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा का एक नवाही इलाका, पहाड़ी इलाका है जो कि ज़िला मस्तूंग की जो है वो एक हदूद में आता है। डगारी इस इलाके का नाम है, जो कि ज़्यादातर जहाँ पर कोयले की कानें वगैरह हैं, इस इलाके में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जो मालूमात अब तक हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक ये ईद उल अज़हा से तकरीबन 3 से 4 रोज़ कबल ये वाकया पेश आया। जो खातून इस वाकये में कत्ल हुई है उनका नाम बानो है, जबकि जो मर्द है वो उनका नाम एहसान सुमलानी है। ये दोनों मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखते थे और जो इब्तदाई तौर पर अब तक इतलात सामने आई है कि इनमें जो ज्यादातर थे वो खातून के जो अहले खाना थे, उनके भाई और कजन वगैरह ने इस तमाम तर जो अफसोसनाक वाकया है इसको प्लान किया और उन्होंने करीबी जो पहाड़ थे वहां ले जाकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। इसकी वीडियो गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद अवामी हल्कों इसके अलावा मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं उनकी जानिब से शदीद मजम्मत की गई। फौरी तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने भी इस वाकये का नोटिस लेते हुए पुलिस को ये हिदायत की कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर जो मुलविस मुल्ज़िमान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। अब तक की जो तहकीकात सामने आई है उसके मुताबिक 11 जो अफराद हैं इस वाकये में मुलविस, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसके हवाले से पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जो गाड़ियों जो इस वीडियो में नजर आ रही हैं उनके नंबर प्लेट्स को ट्रेस किया गया और फिर उनको गिरफ्तार किया। ये भी बता दीजिएगा ये वाकया है कब का, क्योंकि मुतज़ाद इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। कुछ बता रहे हैं कि ईद के बाद का ये वाकया है। जो हमारी जो बात हुई है अहले खाना से और जो कुछ अवामी हल्के हैं वहाँ के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ईद उल अज़हा से तकरीबन 3 से 4 रोज कबल ये वाकया जो है वो पेश आया था। तो ये एहसान जो इस वाकये में कत्ल हुआ है, एहसान सुमरानी, ये उस इलाके में पहुंचे थे और उसके बाद उन्हें एक जिरगा तो नहीं लेकिन अपने जो खानदान के लोग थे उनकी जानिब से एक फैसला सुनाया गया और उस फैसले के बाद इन्हें कत्ल करने का फैसला किया गया। और उसी फैसले में जो लोग मौजूद थे यानी कि खातून के जो अहले खाना थे, इसके अलावा आसपास के जो इलाका मकीन थे, वो गाड़ियों में भरकर इन दोनों को जो है वो करीब पहाड़ों में ले गए और वहां पर तकरीबन 4 से 5 ऐसे अफराद थे जो मुसल्ला थे, जिनके पास हाथ में पिस्तौल थे और उनकी जानिब से शदीद फायरिंग की, ना सिर्फ फायरिंग की बल्कि उसके बाद उनकी नाशों की भी जो है वो बिल्कुल इस वाकये का जो है वो नोटिस ले लिया गया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। किफ़ायत अली, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो एक अफसोसनाक वाकया है जिसकी वीडियो सामने आ गई और ये ट्रेस हो गया और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें हो चुकी हैं। लेकिन कितने ही बासर मुल्ज़िमान हैं जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है और इस तरह के कई वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते। हम इसे कहेंगे कि सोशल मीडिया की ये ताकत ही है, एक पॉजिटिव पहलू है कि तमाम जो हुकामे बाला हैं उनकी जानिब से नोटिस लिया गया और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। और अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, की हिम्मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। तो इस वक्त तमाम नजरें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर लगी हुई हैं और आज खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है। 12 उम्मीदवार यहाँ पर मद्दे मुकाबिल हैं और पोलिंग के हवाले से बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी। 145 अरकान वोट डालेंगे। इस वक्त केपी असेंबली की बात करें तो हुकूमती अरकान की तादाद 92 और ऑपोजिशन की तादाद 53 हो चुकी है। जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए 19 वोट दरकार हैं हर सेनेटर को, मगर सेनेट इलेक्शन से पहले
पीटीआई में शदीद इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब के लिए अपोजिशन जमातों से हाथ मिलाया और मामलात को तय कर लिया, लेकिन पीटीआई के 5 नाराज अरकान ने हुकूमत और अपोजिशन के गठजोड़ को मुस्तरद करते हुए इसे बानी पीटीआई के फैसले के खिलाफ करार दिया और सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी के लिए बुलाया गया इजलास भी ना हो सका। और अब इतलात ये हैं कि पीटीआई के 5 में से 4 नाराज उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। इजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन जमातें पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं और दरख्वास्त में इस्तदाद की है कि मखसूस नशिस्तों के केपी असम्बली में मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए नामजद कर दिया है, जिसके बाद गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब 25 उम्मीदवारों से हल्फ लिया है। आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है और तमाम इंतज़ामात इस ज़िमन में मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन भी आज हो रहा है। खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार समेत 4 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं और कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 185 वोट हासिल करना लाजमी होगा और हुकूमती इत्तेहाद को यहाँ पर वाज़े बरतरी दिखाई देती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया पीटीआई के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब ने। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि केपी में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होने जा रहा है। सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे या फिर रायशुमारी के जरिए इंतखाब होगा, और पीटीआई 11 में से कितनी नशिस्तें जीतेगी अगर रायशुमारी होती है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी जो पीटीआई के लोग हैं वो जो है वो स्लिप हो जाएंगे। स्लिप होने का ये मतलब नहीं है। ये डिपेंड करता है कि क्या इस इलेक्शन के अंदर करप्शन होगी, पैसा इस्तेमाल होगा और पैसा कौन इस्तेमाल करेगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो छांगा बांगे की सियासत को दोहराएगी, केस की सियासत को लेकर आएगी? अगर नहीं है तो फिर और कौन है? तो मेरे ख्याल ये है कि जितना जिनकी सीटें हैं वो उतना उनको मिल सकता है, और अगर हम ये फार्मूला ना भी हो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन कोई 7 सीटें बन सकती हैं जो इस मौजूदा जो उनके जो पॉइंट्स हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हार्स ट्रेडिंग की तरफ ना जाए और जो उनकी अददी अक्सरियत है, चाहे वो अपोजिशन की है चाहे वो गवर्नमेंट की है, तो वो मेरे ख्याल से उसमें। शौकत साहब, आप पैसों की बात कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो सर मिर्जा अफरीदी साहब को लेकर बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनाब ये एक बड़ी एटीएम है, इन्होंने तो 9 मई के वाक़े की मजम्मत भी की थी और इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब उन्हें सेनेटर बनवाने के लिए बज़िद हैं। हालांकि कारकुनान ये कह रहे हैं कि जनाब जब बानी ने मजम्मत नहीं की तो इन्होंने किस तरह कर दी, और उसके बाद आप किस तरह इन्हें सेनेटर बनवाना चाहते हैं? देखिए, ये गलती भी है और ये लोग जो है ना प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि जी ये मिर्जा अफरीदी को अली अमीन गंडापुर जो है वो लेकर आए हैं। देखिए, अली अमीन गंडापुर ने नामजद नहीं किया है, वो इमरान खान ने उनका नाम जो फाइनल किया है। वो सारे नाम इमरान खान के पास गए थे और जब ये फार्मूला तय हुआ कि जी 6 और 5, और मेरे ख्याल से पीटीआई ने बहुत बड़ा फैसला किया था कि अगर हार्स ट्रेडिंग को रोकना है तो उन्होंने 5 सीटें ऑफर की थी अपोजिशन को, इसलिए ये फार्मूला जो है 6-5 पे आ गया। तो पीटीआई तो साफ दिल से ये किया था, लेकिन जो जिस तरह प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी ये मिर्जा अफरीदी पैसों वाला है और ये इसको लॉन्च किया गया है, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर उसने 9 मई को जो कुछ भी कहा है, लेकिन अगर इमरान खान ने कहा कि नहीं ठीक है इसको ले लें, तो अब ये तो ये कहना कि जी ये पैसे वाला है जो भी है, क्या इससे पहले वो सेनेटर नहीं? अच्छा, मैं चाहूंगी शौकत साहब इस पर्सपेक्टिव की जरा वजाहत कीजिएगा।
वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात कर लेते हैं कि कहा जा रहा है कि उन्होंने बानी की पॉलिसी के बरअक्स ऑपोजिशन से मामला तय किए, जिस पर नाराज अराकीन की जानिब से मज़ाहमत भी देखने में आ रही है। ऑपोजिशन से मामला तय करने का फैसला बानी पीटीआई का था या अली अमीन गंडापुर का था? ये फैसला किसने किया है असल में? देखिए, फैसला करने से पहले बैरिस्टर सैफ साहब जो है वो इमरान खान से मुलाकात की थी उन्होंने, और ये जो ऑप्शन था ये उनको बता दिया गया था और उनकी अप्रूवल आ गई थी कि ठीक है। अच्छा। और उसके वही उन्होंने जो 6 फाइनल किए थे तो इमरान खान ने ही किए थे, यही बताया है बैरिस्टर सैफ ने। उसके बाद आप देखें कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब और साथ शमीम नकवी साहब, इस सब ने कहा कि यही वो लिस्ट है जो इमरान खान ने फाइनल की है। तो मेरे ख्याल से फिर हम तो बाहर बैठे हैं, हमें तो हमारी तो कोई मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान के साथ जी। लेकिन अगर ये लोग कंफर्म कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली हमें इसको मानना चाहिए। ठीक है शौकत साहब, केपी के सेनेट इलेक्शन से पहले पीटीआई में हमने बड़े शदीद इख्तलाफात देखे, बहुत सारे बयानबाजी भी सुनी। आप क्या समझते हैं कि डिसिप्लिन की ये खिलाफ वर्जी भी हो रही है? जिम्मेदार कौन है, जिन्होंने बानी के साथ खड़े हैं या फिर अली अमीन गंडापुर के साथ, या जिन्होंने बानी के मौक़िफ़ के खिलाफ अपोजिशन के साथ हाथ मिलाया? पीटीआई अपोजिशन के साथ मामला तय करने पर मजबूर क्यों हुई है आखिर? क्योंकि कारकुनान भी ये कहते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो इन्हीं जमातों पर तनकीद करते रहे हैं, हम इनके खिलाफ जो है वो बयानियाँ बनाकर इलेक्शन जीते हैं, हम मैदान में आए थे, लेकिन आज हम इनसे हाथ मिला रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ सेनेट की हद तक था और जाहिर है जब आपके पास पॉइंट्स होते हैं वही आप कर सकते हैं। तो ये सेनेट की हद तक था, इसमें कोई आगे पीछे ऐसी बात नहीं थी कि बस इत्तेहाद हो गया है और ये इत्तेहाद जो आगे चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ सेनेट की हद तक था और वो सिर्फ इसलिए था कि करप्शन रोके, पैसों की रेल पेल को रोका जाए। इससे सूबे की बदनामी भी होती है, पार्टियों की बदनामी भी होती है और जमहूरियत का मजाक भी उड़ाया जाता है। तो ये एक कोशिश थी सूबाई हुकूमत की और उसमें शौकत साहब पैसा ना चले इस इलेक्शन के अंदर, इसको रोकने की कोशिश थी, बदनामी से बचने की कोशिश थी, या कोई खतरा भी मौजूद था कि कोई अरकान जो हैं आपकी अपनी जमात के फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे तो आजाद हो गए हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद? देखिए, आजाद कोई भी नहीं है, ये ऐसे प्रोपेगेंडा है, कोई अपने 10 वोट भी नहीं ले सकते हैं अगर हम इस तरह आप खुद खड़े हो गए तो। ये हमारे सामने बड़े बड़े जुगादिर होते हैं और अल्लाह के फजल से इमरान खान के नाम पे लोग वोट देते हैं और उन्हीं के वोट से लोग मुंतखब होकर आए हैं। हाँ ठीक है, जिन लोगों ने सियासत नहीं करनी है और वो कहते हैं कि जी हमने आइंदा सियासत नहीं करनी है, वो तो बिक सकते हैं, लेकिन जो लोग फ्यूचर की सियासत सोच रहे हैं तो उनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी अगर वो पीटीआई से इनहराब करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना बड़ा रिस्क ले ले। और फिर बहुत सारे लोग तो टाइम टेस्टेड है, काफी मुश्किलात देखी उन्होंने, और मुश्किलात देखने के बाद जी वो इलेक्शन लड़कर आए हैं। तो इस तरह भी है कि वो खान के साथ खड़े हैं तो वो कभी भी बिकाऊ माल नहीं बनेंगे। लेकिन बहरहाल ये तो अभी पता चल जाएगा आज कि चमक जो है पैसों की, बिल्कुल शौकत साहब आज पता चल जाएगा। आप भी मुंतज़िर हैं और हम भी मुंतज़िर हैं, और 11 बजे जो है वो पोलिंग का शुरू हो जाएगा सेनेट के अंदर और सेनेट की नशिस्तों के लिए केपी असेंबली के अंदर, और फिर देखेंगे कि कौन से अरकान जो हैं वो किस जानिब जाते हैं, किसको वोट देते हैं, और क्या जो मामला तय किया गया था, फार्मूला तय किया गया था कुछ लो और कुछ दो का, उसके मुताबिक ही ये बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब होते हैं या फिर रायशुमारी की जरूरत पेश आएगी। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही प्यारी सी बच्ची से आपकी मुलाकात करवाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में अब बात करते हैं एक ऐसी नन्ही सी स्टार की जिसने अपनी मासूम शरारतों, दिल मोह लेने वाली बातों और कुदरती अदाकारी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस प्यारी सी बच्ची की जिसका नाम है ज़रताशा काशिफ, जिसने लाखों दिल जीत लिए हैं। वो सिर्फ 4 से 5 साल की उम्र की हैं और वो मकाम हासिल कर चुकी हैं जिसके बारे में लोग सोचते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर सोचते हैं और सालों लगा देते हैं उस पर मेहनत करते हुए। बिल्कुल जी, और फिर उनका कोई कहका हो या फिर मासूम सी नाराजगी, चाहे कोई शरारत हो या कोई नन्ही सी नसीहत, सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता है। और ज़रताशा के यूट्यूब चैनल पर इस वक्त
5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो आपको पढ़ने नहीं देगी, ओके मैं 5 साल की नहीं, मैं चलो 6 मेरा ख्याल है साल की। छोड़े, आप सब वाकिफ ही हैं जरताशा से, तो हम जरताशा से बात करते हैं। कैसी है जरताशा? ठीक है। आप हमारे पास आज आई हैं, क्या कह रही हैं? आप बड़ी हो गई हैं, 6 साल की हो गई हैं अब आप, हाँ जी। और आपने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट किया 6 साल की होने पे? नहीं, तब वो था ना वो जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी, जी मुहर्रम था। मुहर्रम था, वाह वाह वाह, मुहर्रम के एहतराम में इन्होंने अपनी बर्थडे नहीं बनाई। तो जरताशा फिर जबरदस्त। आपकी मामा भी साथ बैठी हुई हैं, मामा ने या पापा ने कहा हम बाद में आपकी बड़ी ग्रैंड बर्थडे करेंगे, आपकी पूरी फैमिली को, फ्रेंड्स को बुलाएंगे, इस तरह का हुआ? कोई बात हुई है आपकी? कोई प्रॉमिस नहीं हुआ? ये आपकी कहीं बर्थडे मिस ना कर दें, मुझे लग रहा है। ये करते नहीं है, ये लोग अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। अच्छा, वाह, ये तो वाह। बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं आपके। ये आपने वाह। इसे कुछ सिखाया था? नहीं, इसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिखाती है। अच्छा, जरताशा, इंट्रो मुझे के दौरान भी बताओ। वो बता रही थी ना, बाकी से सिखाने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ती। उसने कहा आपने गलत बोला है, 5 नहीं 6 6 साल की हो मैंने गई हैं। करेक्ट की है। आपने बोला और वो साथ ही मुझे इशारे करने लगी थी। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये आपने इतना प्यारा ड्रेस पहना है, ये आपने खुद सेलेक्ट किया है या मम्मा ने? खुद सिलेक्ट किए, पर ये लाम से आया। ओह वाह। तो आप अपने So ड्रेस खुद सिलेक्ट graceful। करती हैं कि आपने आज क्या पहनना है? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी बर्थडे पे आपको फिर क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं? आपने क्या डिमांड की है अपने मामा से, और किन किन फ्रेंड्स को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना आपने बर्थडे पे? मुझे ये तो नहीं पता मम्मा पापा सेलिब्रेट करेंगे, और ये भी नहीं पता कि ये लोग क्या गिफ्ट देंगे। बस मेरी दो दोस्त हैं, एक लड़की एक लड़का। अच्छा। मेरे भाई का एक दोस्त है फुरकान, सही। पर वो हमारा कजन फ्रेंड ब्रदर है। ओके, और एक इज़ा है जो मेरी स्कूल में फ्रेंड है। ओके, Okay। बेस्ट फ्रेंड। कोई बेस्ट फ्रेंड ठीक है? है। हाँ, इज़ा है। इज़ा ही बेस्ट फ्रेंड है। इन सबको इज़ा बुलाना है आपने फुरकान। बर्थडे पे, और किसको नहीं बुलाना? कोई ऐसा है जिसको आप कहते हैं नहीं मैंने इसको नहीं हाँ। बर्थडे पे नहीं बुलाना, ये बहुत शरारतें करता है, बहुत तंग करता है ये बच्चा? ताहा स्कूल में इतनी ज्यादा बदतमीजी करते हैं, गालियाँ देते हैं। Oh my अच्छा, God। ओहो, हाँ। इस तरह के बच्चे भी तो फिर आप आपको उनको पता नहीं है स्कूल- समझाते कि ताहा ऐसे नहीं करते? मैं समझाती हूँ, टीचर कहती हैं मैं इसको स्कूल से निकाल दूंगी। अच्छा, आपकी बातें तो सारे जो है ना वो सुनते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, हम भी करते हैं। हमें ये बताएं कि आपको मामा ज्यादा पसंद है या पापा पसंद है? दोनों पसंद है। नहीं, दोनों कोई पसंद एक है? तो ज्यादा होता है, एक ज्यादा, एक तो ज्यादा इतना होता सा है, ज्यादा हाँ। कोई एक, वो बताएं हमें। बबी। पापा ज्यादा पसंद है। बेटियों के देखे मैं यही, बेटियों का जो है ना फादर नहीं, के इसने साथ मुझे आंख भी मारी है ना। आंख भी मारी है, बैलेंस कर दूं। मुझे ये वेरी बता- स्मार्ट एक्ट। अच्छा। उसने कहा दोनों तरफ अच्छा, रखना। बाबा थोड़े से ज्यादा क्यों पसंद है? बाबा हर बात मान लेते हैं, हर चीज ला देते हैं, मामा मना करती हैं आपको? हाँ, ला देते हैं, मना भी कर देती हैं। मना भी कर आप भी अपनी मामा को आंखें मार रही हैं साथ साथ। उनको पता चल गया। अच्छा, अच्छा चले जी। नाजरीन, इस बच्ची ने, जरताशा ने, जितनी प्यारी प्यारी बातें करी, इसने एक बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिए। आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। हुआ यूं है, थोड़ा सा उसका बता भी हाँ, दें अपनी बिल्कुल, ऑडियंस को जरूर। बैकग्राउंड। रजब भट्ट जो कि यूट्यूबर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, और शहजाद भट्टी हैं जो कि टिकटॉकर हैं। इनके दरमियान काफी जो है हम देख रहे थे, बहुत काफी ज्यादा टाइम लड़ाई से चल ही- रही है, काफी टाइम से ही उनका रजब ये की सब घर ये पे पर फायरिंग भी हुई मुझे है। पता है इन लोगों की लड़ाई कैसे हुई है। क्या? आपको पता है? आप बता दें, चलें पहले आप बताएं। हाँ। डॉन को जानते हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं, डॉन छोटा। जी जी जी। वो ना इतना बदतमीज है, वो जब कोई जिस बंदे को भूख लगती है और वो उस डॉन से खाना मांगता है, उसको धक्का दे देते हैं। धक्का दे देता है। फिर शहजाद चाचू और रजब चाचू को भी वो जाल में फंसाना चाहते थे। वो पहले शहजाद चाचू को कहता कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा तो अच्छा। अपने दोस्त को धक्का दे दो। मैं Oh my God। फिर शहजाद चाचू ने कहा नहीं, मैं अपने दोस्त को धक्का नहीं दे सकता। सही है। आशु, ये आपको कैसे ख्याल आया कि आप इनकी सुलह करवा दें? दोनों आपके चाचू हैं, रजब भी चाचू हैं, शहजाद भी चाचू हैं, आपकी इन्होंने बात अभी भी मान ली है? बताया, मैंने अभी तो बताया, डॉन ने इन दोनों की लड़ाई कराई थी। उसने शहजाद चाचू को कहा नहीं, उसने तो लड़ाई करवाई, आपने दोस्ती किस तरह करवाने का सोचा है कि आपको इनकी ये दोस्ती ख्याल करा दूं कैसे मैं, आया? इतना ये लड़े ना? पॉजिटिव थॉट कैसे आया आपको? क्या सोचा आपने? सोचा कि हम सोच रही थी दुबई जाके इनको कुछ बताऊं, लेकिन ये इन लोग सुनते क्या है तो सीधा वीडियो बना के भेज देती हूँ। अच्छा, वीडियो के जरिए आपने हाँ, पैगाम दे, तो देखें ना, वो उन्होंने तो मान लिया है। अब आप रजब चाचू को कोई रिक्वेस्ट करेंगी कि देखें शहजाद चाचू ने मेरी बात मान लिया, आप भी मान लें, सुलह कर लें, आप लड़ना नहीं चाहिए?
वो अभी तो बताया कि डॉन ने इनकी लड़ाई की थी अगर रजा। तो आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? बार-बार वो आपको बता रहे हैं। नहीं, अब मैं चाहता हूँ ना कि इनकी दोस्ती हो जाए, ये गले मिले, हाथ मिला लें। अच्छा, आप ये चाहते हो कि जिस तरह शहजाद भट्टी ने रिस्पांस आपको दिया है, इसी तरह रजब भी आपको रिस्पांस दे कि मैं नहीं लड़ूंगा? आप चाहते हो ऐसे? रजा भट्ट ने तो कुछ भी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं दिया आपको, कॉल भी नहीं की, कोई मैसेज भी नहीं किया? ओहो, दिस इज सैड। मेरे पास इंटरनेट नहीं होता, मैं तो अपना इंटरनेट लगा के यूज करती हूँ। अच्छा, अब हमें चले ये बताएं, आपको वीडियो गेम्स खेलने में बड़ा मजा आता है या फिर आपको कंटेंट बनाने में मजा आता है? किस चीज को आप ज्यादा एंजॉय करते हो? मेरा ही फोन है वो। आपका ही फोन है वो, उसमें गेम्स खेलना आपको अच्छा लगता है या कंटेंट बनाना पसंद है? गेम्स खेलना। अच्छा, और मेरी एक दोस्त है रोब्लॉक्स में, जिसमें वो इतनी नूब रही है कि मैं उसको कहती हूँ कि ये जल्दी से शार्क को पकड़ो ना, वो मार देगा तुझे। मैंने जैसे कहा सीधा पानी में घुस चल के उसके मुंह में। अच्छा ज़रताशा, मुझे ये बताओ, जब आप स्कूल जाते हो, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, लोग आपको जानते हैं, इतने सारे फैंस हैं, लोग आपकी बातें इतनी पसंद करते हैं, जब आप स्कूल जाते हो तो आपको नॉर्मली ट्रीट करते हैं या हर कोई आपको सेलिब्रिटी समझता है? मांगते हैं आपसे? सॉरी, सब लोग ये नसीम की भी नहीं भी हुआ था। सॉरी, ये सवाल मत पूछो। क्यों? ये ना पूछे आपसे, ऐसा क्यों? नसीम की मैंने पूछा, सबको बता के ये सवाल ना पूछो। ऐसा क्या सवाल पसंद नहीं आया? ऐसा क्या है इस सवाल के जवाब? अच्छा, चले मुझे बताओ कि कहीं बाहर जाते हो तो कोई सेल्फियां मांगता है ज़रताशा से? मांगता। फिर आप क्या मना तो नहीं करती? प्रोग्राम के बाद हम आपके साथ एक सेल्फी बना लें दोनों? ले जी, देख लेना, मना ना करना, ये ना करना, ठीक है? हमारा दिल टूट जाएगा। अच्छा ज़रताशा, आपसे इतनी प्यारी बातें हो रही हैं, मुझे ये बताएं, आपका क्या आगे इरादा, आप क्या बनना क्या चाहती हैं बड़ी होकर? अभी तो आप 6 इयर्स की है ना, जब आप 12-14 की हो जाएंगी तब आप क्या बनना चाहती हैं? CSP ऑफिसर। CSP ऑफिसर, ओह अच्छा। तो आप किससे आप देख के आपका दिल किया कि मैंने भी अफसर बनना है? किसी को यूनिफॉर्म में देखा आपने, किसी लड़की को? नहीं। फिर मुझे खुद पसंद है CSP ऑफिसर बनने का। अच्छा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा ज़रताशा से अल्लाह हाफिज कहने का और अलविदा होने का, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी बातें करी, इतना मजा आ रहा है, बिल्कुल घर सा समा लग रहा है। हाँ, कह रही है ना करे, फिर एक काम करते नहीं करते, क्या ख्याल है? मैंने कहा फिर मत ठुके जाओ। ठीक है, हम बातें करते हैं आपके साथ, ठीक है? और यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। खेल के मैदान से कुछ अपडेट्स आपको फराम करें तो जनाब, जंगी मैदान में बरतनाक शिकस्त के बाद खौफजदा भारत अब खेल के मैदान से भी भाग निकला है। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 जारी है, जिसमें पाकिस्तान और भारत की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा होना था, ताकि भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद खान अफरीदी को प्लेइंग 11 में शामिल करने की मुखालफत करते हुए बुग़्ज़ और ज़ाती इख्तलाफात की बुनियाद पर मैच खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने पाक भारत मैच मनसूख कर दिया और शायकीन को शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा। ये वाक़या एक बार फिर इस बात का सबूत है कि भारत की जानिब से खेल को खेल की बजाय सियासी और ज़ाती बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स की रूह को नुकसान पहुँचता है। और आपको बताते हैं, दूसरी जानिब बांग्लादेश ने 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मीरपुर के शेर बंगाल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम रही और पूरी टीम 110 रन पर आउट होगी। मेजबान बांग्लादेश ने 111 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में पूरा कर लिया है। और इसी तमाम सूरत हाल पे नाजरीन बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान न्याज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत ने शाहिद अफरीदी की प्लेइंग 11 में शमूलियत पर मैच खेलने से इनकार कर दिया है। बुग़्ज़ और ज़ाती इख्तिलाफ़ात पर मैच खेलने से इनकार पर भारतीय रवैये को आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं? ओके, पहले जी सबसे पहले इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। ये जो आपने शाहिद वाली बात की है और ये जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड स्टार्स की हो रही है, एक तो इसमें सबसे पहले आप ये जान लें कि मैं ये बेसिकली जो इस लीग के ओनर्स हैं वो इंडियंस हैं, बल्कि एक बॉलीवुड के एक्टर हैं अजय देवगन, इज ऑल्सो वन ऑफ द को ओनर्स। और ये जो पाकिस्तान की टीम है इसके ओनर जो हैं
ऑस्ट्रेलियन बेस्ड बिजनेसमैन हैं जो वकार यूनुस के ब्रदर इन लॉ हैं। अब अगर आप इसको ऑर्गेनाइज किया था और आप इंग्लैंड पहुंचे थे, तो ये तो हो नहीं सकता कि इंडिया को ये नहीं पता था कि दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। बाकी जहां तक आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जहां पे जो दुर्गत बनी है इस वक्त इंडिया की, चाहे वो इंटरनेशनली मीडिया में हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो या जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो, तो वहां पे स्ट्रेन रिलेशनशिप तो है। और ऑब्वियसली ये हरकत करना, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव और एक मैं तो इसको कहूंगा कि इट्स ए चीप वे ऑफ इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स इन क्रिकेट। यहाँ तो आप बाइकआउट करते हैं, आप आते ही ना, और आप पाकिस्तान की टीम को के अगेंस्ट खेलते ना, यहाँ इनको पार्टिसिपेट ना करने देते। तो ये टोटली एक गिमिक बनाया गया है। और ये प्लेयर्स का खड़े होकर ये कह देना, आप रात को पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में जाके वहां पे डाइन आउट करते हैं और उसके बाद सुबह आके आप कहते हैं हमने नहीं खेलना। और अगर आप शाहिद को वैसे भी बता देते तो मैच शुड हैव गॉन ऑन, या जिसको कोई तकलीफ थी जो नहीं खेलना चाह रहा था वो ना खेलता। तो आई थिंक ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है और ऐसे ही झूठ पे मबनी इंडिया के नैरेटिव्स हम देखते आ रहे हैं। और अब उन्होंने प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि वी शुड इवन बी डिस्कसिंग। शाहिद हमारा एक हीरो है, शाहिद का एक अपना माइंडसेट है, एक इंडिविजुअल है पाकिस्तान का। अगर वो कोई नैरेटिव देता है या कोई बात करता है, वो पॉलिटिकल बात भी करता है, तो दैट इज हिज प्योर डिस्क्रेशन। और ये आपको पहले डिसाइड करना चाहिए था, ना कि आप मैच डे पे आके ये हरकत करके आप चीप हेडलाइंस लेने की कोशिश करते। बिल्कुल नुमान साहब, आप सही कह रहे हैं कि मतलब पहले से इल्म था कौन खेलने वाला है, किसके साथ हमारा मैच होगा, लेकिन जानबूझकर नजर आता है कि ये किया गया सब। सर, अगर एक सिचुएशन है, यही रवैया किसी और मुल्क की जानिब से इख्तियार किया जाता, किसी और टीम की जानिब से, तो जो बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स के इदारे हैं, क्या उनका रद्द-ए-अमल यही होता जो कि इस वक्त है? देखिए, इसमें एक फर्क ये है कि ये एक प्राइवेट लीग है। ये जैसे आप करा लें, मैं करा लूं, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो बॉडीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती नहीं है। ना आईसीसी इन्वॉल्व होगा, ना एसीसी इन्वॉल्व होगा, ना इवन इंडिविजुअल बोर्ड इन्वॉल्व होंगे। तो उसकी वजह से इसको सीरियसली लिया नहीं जा सकता। ये कमर्शियल एक्टिविटी है एंड दैट इज जस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट जो कि कमर्शियली वायबल हो और एंटरटेनमेंट है। ये बेसिकली इट्स नॉट सीरियस क्रिकेट, इट्स प्योर एंटरटेनमेंट जो रिटायर्ड प्लेयर्स की है। तो प्रोबेबली ये रीजन है इसको इतना सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया। मैं तो यहाँ तक अपने मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि आया हो चुका है और इंडिया का मीडिया बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है और इंडिया का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो एक्सपोज हो चुका हुआ है। उनके झूठ पे मबनी जो वो बनाते हैं दास्तानें, वो एक्सपोज हो चुकी हैं। तो इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए। इट्स नॉट गोइंग टू लोअर शाहिद अफरीदीज इम्पैक्ट इफेक्ट एंड ही हैज बीन अ रॉलिकिंग सुपरस्टार, ही विल ऑलवेज बी अ सुपरस्टार। बिल्कुल ठीक है। नुमान साहब, ये जो अभी वाकया हुआ है, इसी को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इस तरह के जो वाकयात हैं फ्यूचर में पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात पर किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज़ डिस्टोर्टेड आ रही है, बट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड कि ये प्राइवेट लीग्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे आपके एजेंट्स आपको एनरोल करवाते हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट्स लेके देते हैं। तो आगे आपको, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको आगे भी जो टूर्नामेंट्स होंगे, अगर इंडिया आ भी रहा है और पार्टिसिपेशन हो भी रही है, तो वो तो जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको उस लेवल पे बात करनी होगी कि जी ये मैचेस होंगे, ये आइटिनरी है, ये टीम इसके अगेंस्ट खेलेगी, इस वेन्यू पे खेलेगी, हमारी टिकट्स बिकी हुई हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है, और अगर ऐसा आप लोगों ने करना है तो देन यू हैव टू पे द डैमेजेस। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है कि प्राइवेट लीग्स इस तरह की जो हैं इनको रुकना चाहिए, डिस्करेज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नुमान साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पहले T20 मैच में शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुई है, सिर्फ 110 रन ही बना सकी। आखिर आप इस नाकामी की वजह क्या समझते हैं? देखें जी, इस नाकामी की वजह यह है कि पहले तो सबसे अनफॉर्चुनेटली जो कि डिसहार्टनिंग है, ये 2 एसोसिएट मेंबर लेवल की टीम्स रह गई हैं। वो कि इनके पास इंटरनेशनल स्टेटस है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश नंबर 8 और 9 की टीमें हैं। तो एक तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप कभी भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। सेकेंडली, जो बांग्लादेश की कंडीशंस होती हैं वो ऐसी लो स्लो होती हैं, फिर उधर बारिश हुई थी, और आपके पास जो इस वक्त प्रोडक्ट है, आपने ये देखें, ये ट्विटर्स पे या टिकटॉक पे या एक्स पे आके या सोशल मीडिया पे या बयानात देने से जो है मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। आपका जो T20 का कप्तान है सलमान अली आगा, वो एक कम्प्लीटली इररिलेवेंट है इस फॉर्मेट के साथ। वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है ODIs का और टेस्ट का, उसमें वो आप कप्तानी उसको दे दें। यहाँ पे कप्तानी दूर की बात, उसकी जगह नहीं बनती इस टीम में। और आपने तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बैक एंडेड आपकी बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही थी, जहाँ पे आपने
प्लेयर्स पे बेस करके ये डिसाइड किया था कि अब हमने अपना प्लेइंग नैरेटिव और स्टाइल चेंज करना है और मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ बोलने से नहीं खेली जा सकती, उसके लिए आपके पास पूरा ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके पास बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, न्यूट्रिशन, साइंटिफिक इंटीग्रेशन, क्वालिफाइड HR, रेजिस्टेंस टू चेंज आपका ख़त्म हो, वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो, एक इंटीग्रेट करें आप, मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेशन उसमें हो। उसके बाद 3 से 4 साल में आपके पास पावर हिटर्स और मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स आएंगे। इन प्लेयर्स को आप कैंप्स लगा के 20-20 दिन में या अब्दुल रज़ाक को कह के इनको 6 हिटिंग सिखाएं, पावर हिटिंग सिखाएं, ऐसे नहीं होगा। ये सेल्फ डिनाइल में रहने वाली बात है और एक झूठ में मबनी दास्तान है ये। अनफॉर्चुनेटली आप अपनी क्रिकेट पर तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो आपकी क्रिकेट को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इररेलेवेंट है मॉडर्न क्रिकेट के साथ। वो क्योंकि उनकी प्रधानी है, वो आने नहीं देते, तो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ने आपके फ्यूचर को दागदार किया हुआ है। ये लड़के आपको नजर आ जाएगा कि यार हिट करना, वो बेसबॉल भी बहुत साइंटिफिक तरीके से ट्राई करके दे है नाउ स्लोली रिवर्टिंग बैक टू कन्वेंशनल क्रिकेट, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट साइंटिफिक इंटीग्रेशन के साथ खेली जाती है। आपकी टीम बड़ी टीमों के हवाले से इररेलेवेंट हो गई है। हम उस सोच में अगर हमने रहना है कि हम क्या थे, हम वर्ल्ड चैंपियंस थे, हम ICC टेस्ट चैंपियन अपना चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, वो दास्तान जो है वो एक किस्सा परीना हो चुका है। इस वक्त आपकी रियलिटी ये है कि ये प्लेयर्स क्लब की टीम के प्लेयर्स हैं, इनमें एबिलिटी नहीं है। और जो अच्छे लड़के आपके पास हैं उनको आप एक तो आपकी बैक हैंडेड पॉलिटिक्स की वजह से आप साइड पे कर देते हैं। आपने बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को या शाहीन शाह अफरीदी को हटाना था, तो आपने ये कह दिया कि जी हम वो क्रिकेट जो खेल रहे थे अब वो उसकी रेलेवेंस नहीं है मॉडर्न क्रिकेट के साथ। तो आपके क्या मॉडर्न क्रिकेटर्स तैयार किए हुए थे? आपने नहीं किए हुए थे। आपके पास 4-4 ओपनर एक टीम में खेलते हैं, ना बॉलिंग है, ना बैटिंग है, ना कप्तानी है, एंड यू एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन। ये तो होना था। ये जो परफॉर्मेंस है उसी पिच पे वो लड़का, ये जो बांग्लादेश का बच्चा खेला है, वो ईमान, परवेज हसन ईमान, दैट वाज द वे ही प्लेड। सो आई पर्सनली फील कि आप की लोअर टियर की क्रिकेट हो चुकी हुई है। आप भूल जाएं, ख्वाब देखना बंद कर जाएं कि कभी आप एशिया कप या वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, अगर आपने इसी जावियों से अपनी क्रिकेट को चलाना है तो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लोग खामियों पर तो बात करते हैं, लेकिन खामियों को किस तरह से किया जाता है ये आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और मॉडर्न क्रिकेट के क्या तकाज़े हैं जिनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है हमारे टीम को भी, मैनेजमेंट को भी, वो आपने बताया। और अब इस पर भी अगर कोई अमल ना करे और इससे कोई सबक ना लें और अपनी बेहतरी ना लाएं परफॉर्मेंस में, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल ठीक है। और नाजरीन, अब आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। अब स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं, बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि मुस्तकबिल के नौनिहाल हैं हमारे बच्चे, तो गर्मियों की छुट्टियां अब अपने एहतिताम की जानिब बढ़ रही हैं और तकरीबन 20 से 25 दिन बाकी रह गए हैं बच्चों की छुट्टियों के। ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए दुख की बात है। इन आखिरी दिनों को किस तरह यूटिलाइज किया जाए, किस तरह उनसे फ़ायदा उठाया जाए कि वालिदैन भी बच्चों को कोई ना कोई चीज़ सिखा कर, कोई ना कोई स्किल सिखा के बच्चों को स्कूल भेजें। ये वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब छुट्टियों के फौरी बाद जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनकी क्लासेस शिफ्ट हो जाती हैं, तो इम्तिहानात भी होते हैं बच्चों के। तो किस तरह ये सारी चीज़ें टैकल करने की ज़रूरत है, ये आज हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। बिल्कुल जी। और ऐसे में अब हर घर में एक सवाल बार बार जो है सुनने को मिलता है कि इतने कम वक्त में बच्चों को क्या सिखाना है। तो इनके कीमती दिनों के बाकी लम्हात में बच्चों को किस तरह से मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रखा जा सकता है, जिससे ना सिर्फ वो अपनी सलाहियतों को निखारें बल्कि ज़हनी तौर पर भी नए तालीमी मरहले के लिए तैयार हो जाएं। और छुट्टियों के आखिरी अयाम को बच्चों के लिए किस तरह मज़ीद फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है और कम वक्त में बच्चों को क्या क्या स्किल सिखाई जा सकती हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर तालीम सुमन राव साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुमन, छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, चंद ही दिन बाकी हैं और हमें यकीन है कि आप कुछ ना कुछ नया लेकर आई हैं बच्चों के लिए, तो बताइए क्या है आज, क्या नया है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम अगर जनरल बात कर लें उन पेरेंट्स के लिए जो घर पर बैठे हुए हैं और उनके पास कोई मीडियम नहीं है पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, आपने देखिए कुछ भी नहीं करना। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपने नोटिस जरूर करनी है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बच्चों ने स्कूल जाना है तो पढ़ना ही है। बिल्कुल। और बच्चों ने स्कूल जाना ही जाना है, तो आपने ये करना है कि बच्चों की जो नोटबुक्स हैं उसको लेना है, उसमें से आपने हर चैप्टर का एक एक की पॉइंट बना लेना है।
कि इसके ये की पॉइंट्स हैं, और उसको आप फ्लैश कार्ड्स की सूरत में भी अडॉप्ट कर सकती हैं। कि जैसे अब बच्चे ने कोई भी पेपर, उसका कोई एक चैप्टर था, उसने उसका टेस्ट दिया, उसको क्या चीज उसमें से नहीं आई, आप ज्यादा कुछ ना करें, जो बच्चे ने पहले से टेस्ट दिए उन्हीं को दोबारा से रिवीजन करवा लें। उससे ये होगा कि अगर बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहा है तब भी तैयारी हो रही है, और अगर बच्चे के स्कूल के बाद एग्जाम्स होने वाले हैं तब भी तैयारी हो रही है। तो दोनों नोट्स में ये चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। दूसरा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ना वीकली प्लान्स, अगर कैमरामैन दिखा सके, ऐसे प्लान्स बना ले, ठीक है, कि वीक 1 में ये करवा लेते हैं, वीक 2 में बेबी को ये करवा लेते हैं, वीक 3 में ये करवा लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वालिदैन के पास आज, अब हम ये भी कर सकते हैं कि सबसे मेन फोकस हमने रखना है क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर, स्पेलिंग्स के ऊपर। देखें, बच्चों को कुछ ना कुछ नो हाउ तो होती है हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की। हमारे बच्चे लैक वहां पे करते हैं कि उनको लिखना नहीं आ रहा होता, बेसिकली उसको वर्डिंग नहीं बनानी आ रही होती कि मैं इसको लिखूं कैसे। तो आपने सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना है कि आज का दिन कैसा गुजरा, हमने मॉल में क्या किया, हमने मूवी में क्या देखा, एनी टॉपिक आपने वो इंग्लिश में भी करवाना है, उर्दू में भी करवाना है, और डेली के 10 वर्ड्स करवाने हैं, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में, जो वर्ड्स बच्चे को डिफिकल्ट। अच्छा सुमन, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि हमने अपने बताया भी है नाजरीन को, 20 से 25 दिन ही बाकी रह गए, ज्यादा टाइम नहीं रह गया, तो इस 20 से 25 दिन में किस तरह का कोर्स हम समाप्त करें? वालिदैन कैसे इतना ज्यादा बड़ा कोर्स समाप्त करें कि बच्चों को आ भी जाए चीजें, स्किल भी आ जाए, क्रिएटिव राइटिंग भी आ जाए, स्पेलिंग्स की जैसे आप बात करें वो भी आ जाए। अच्छा, इसके लिए हमने वैसे एक बड़ा बेहतरीन सोर्स बनाया। अच्छा, हमने ये किया कि बच्चों को दोनों वे में, पेरेंट्स के लिए हमने आसानी कर, ठीक है। अब ये जो हमने बुकलेट्स जूनो है इसको सम अप किया है, इस तरह से किया है कि बच्चे नेक्स्ट ग्रेड में जब जाएंगे उसके लिए भी रेडी हो रहे हैं, और अगर तो बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं तो वो उसके लिए भी रेडी हो रहे हैं। और इसके अंदर बहुत शॉर्ट सिलेबस है, वो सिलेबस है जो पेरेंट्स 20 से 25 दिन के अंदर इसको कवर अप कर सकें, लिमिटेड है। लेकिन स्टिल ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप घर पे भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। आपने अपने बच्चों की बुक्स लेनी है, और स्पेसिफिकली टेस्ट बुक्स लेनी है, उसमें बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने उसी को दोबारा से रिवाइज करवाना है। मैं एक और चीज एड ऑन जरूर करने चाहूंगी पेरेंट्स के लिए कि देखिए, बच्चों ने जब स्कूल जाना है ना, तो अब समर वेकेशंस तो बच्चों का एक बड़ा हैप्पी टाइम मोमेंट होता है। हम क्या करते हैं कि जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उसके लिए उसको पहले से प्रिपेयर नहीं करते हैं। आपको ये चाहिए कि 15 दिन पहले बच्चों को थोड़ा सा अर्ली उठाना स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चे 11 बजे उठ रहे हैं तो फिर 10:30 बजे, फिर जरा 10 बजे, क्योंकि अगर आप यकदम से उनको 7 बजे उठाएंगे, उस दिन 6 बजे उठाएंगे, तो उनकी एक्टिविटी आप बाउंड करेंगे, उनको तो फिर लगेगा कि स्टडी अच्छी नहीं है। मतलब उनका टाइम पीरियड जो था मोबाइल देखने का, वो भी यकदम से शट डाउन करवा देते हैं कि अब फोन भी नहीं देखना, अब घूमना फिरना भी नहीं, अब ये भी नहीं करना, अब जल्दी भी उठना, अब टीवी भी नहीं देखना, कार्टून भी नहीं देखना। तो उससे क्या होता है कि हमारा बच्चा जो है वो एक तो स्टडीज को बर्डनाइज समझने लग जाता है। तो आपने 15 दिन पहले ही उसकी रूटीन थोड़ी सी ना फिक्स करते जाना है, ताकि जब वो स्कूल जाए तो उसको इतना बर्डन ना लगे। बिल्कुल सुमन, आप सही कह रही हैं कि ये बड़ी अच्छी आपकी तजवीज़ है, मशवरा है कि आपको पहले से ही उसकी रूटीन बना देनी चाहिए। ये ना हो कि वो रात को लेट सोए उसी तरह से जिस तरह छुट्टियों में सोता आया था और सुबह से जल्दी उठना पड़े। हमें ये बताएं कि कुछ पेरेंट्स ने तो हमारी बातें सुन के और कहीं से भी जो नॉलेज उन्हें मिला, उन्होंने स्किल्स बच्चों को सिखाई। अब ये जो आखिरी दिन है, एक तो जो कुछ पहले से सीख चुके हैं बच्चे और जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं सीखा, क्या स्किल्स हैं जो कि आप उन्हें रेकमेंड करेंगी? कौन सी तख्लीकी चीज़ें हैं जो कि इन छुट्टियों के अंदर जो बाकी रह गई हैं बची कुची, उनमें कवर हो सकती हैं स्कूल जाने से पहले? अच्छा, इसमें कुछ 3 एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को अच्छे लिए कवर करवा सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप बच्चों का IQ लेवल कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं, आपने ना एक अपने माइंड में रख लेनी है कि आपने बेबी को ये कहना है कि आपने ऑब्जर्व करना है कि आगे पीछे क्या हो रहा है। अगर आप मॉल में जा रहे हैं तो आपने देखना है कि फर्स्ट रैंक पे क्या चीजें थी, टॉयज वाला सेक्शन किधर था। हम अपने बच्चों से ये चीजें नहीं पूछते, हम उनसे ये नहीं पूछते कि आपने क्या चीज देखी थी, क्या चीज कहाँ पड़ी हुई थी। अगर आप ये चीज करना स्टार्ट कर देंगे तो साइंस कहती है कि बच्चों का IQ लेवल नोटिस करना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई थी, किस कलर की थी, किस साइज की थी। और उसके साथ साथ आपने कुकिंग स्किल्स बच्चों को जरूर सिखानी है। पूरा जापान और चाइना सबसे ज्यादा फोकस करता है बच्चों को कुकिंग स्किल सिखाने की। अब हमारे लिए तो ये कि बच्चे क्या किचन में जाके सीख रहे हैं और गंद करेंगे, बच्चा सबसे ज्यादा किचन में। अच्छा, सब पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चे ना बैरून मुल्क तालीम हासिल करें, और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए उन्हें सबसे पहला मसला यही दरपेश होता है कि उन्हें बनाना कुछ नहीं आता। और लास्ट जो है स्किल, वो भी जरा क्विकली बता दें हमें सुमन। इसके साथ क्रिएटिव राइटिंग जरूर, क्रिएटिव राइटिंग, रीडिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके हर मसले का अगर
मैं कहती हूँ निचोड़ है ना, तो ये और दो सुमन, चीज़ें। मैं कहती हूँ क्रिएटिव राइटिंग का आगाज होता है लिसनिंग से, स्टोरी टेलिंग से। अगर आप डेली बेस पे बच्चों से सुनेंगे कोई भी स्टोरी, कि आज कोई स्टोरी मुझे सुनाओ, चलो किसी का सम अप सुनाओ, आज क्या किया, क्या स्टोरी है स्कूल की, तो वो स्टोरी बनाना शुरू कर देगा, उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, चीजें वो ऐड ऑन करेगा और वही चीजें जो माइंड में है फिर वो लिखना शुरू कर देगा। थैंक यू सो मच सुमन, आपकी मौजूदगी का बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि आप हमारे लिए हल लेकर आती हैं, वालिदैन के लिए हल लेकर आते हैं कि किस तरह बच्चों को टैकल किया जाए, सीख भी जाएं बच्चे, तंग भी मत करें, और एक अच्छा सा बॉन्ड भी बच्चों और वालिदैन के दरमियान क्रिएट हो जाए। और अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सेहत के हवाले से, और सेहत का जो मौजू है जो ना सिर्फ ख़वातीन के जिस्मानी कैफियत बल्कि माशरती सोच और रवैयों से जुड़ी हुई है, जो आज हम मौजू डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 18 की। ये वो अल्फाज है, ये वो लफ्ज़ है जो आपने देही इलाकों में या बुज़ुर्गों की गुफ्तगू में अक्सर सुना होगा। इसे अमूमन ख़वातीन के बार बार हमल ज़ाया होने या मिसकैरेज से जोड़ा जाता है। और अफसोस की बात यह है, इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ा को बदनसीब, मनहूस या जिन्नात के साए से मुतासिर समझा जाता है। इवन तो बहुत सारे घरों में तो इतना बुरा सलूक किया जाता है कि कोई इनके करीब नहीं आता, जिसके बायस मुतासरा ख़वातीन को ना सिर्फ ज़हनी अजियत बल्कि समाजी तन्हाई और इल्ज़ाम तराशी का भी सामना करना पड़ता है। मारीन का कहना है कि 18 एक हकीकी और काबिल इलाज तिब्बी मसला है, जिसके पीछे हार्मोनल चेंजेस हैं, जिनियाती खराबियां हैं, इन्फेक्शंस या फिर गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी जैसे साइंसी अवामिल मौजूद होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस पर जानेंगे कि ये मसला है क्या और इसका इलाज क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें यही बता दीजिए कि 18 असल में है क्या, इसके बुनियादी असबाब होते क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें ख़ातून का हमल अर्ली जो है ना वो मिसकैरेजेस में चला जाता है। मसलन के 20 वीक्स से पहले अगर हमल ज़ाया हो जाए तो उसको भी 18 के ज़ुमरे में कंसीडर किया जाता है, या बच्चा पैदा होने के फिल 4 पहले हफ्ते में या फिल 4 जो है उसका इंतकाल हो जाए तो वो भी 18 के ज़ुमरे में आता है। तो बेसिकली ये ख़ातून की भी बीमारी है और इसके साथ मर्द की भी एफिलिएशन है कि मर्द के अगर स्पर्म्स के अंदर उसकी मोटेलिटी या उसकी वीक होगी या उसके अंदर स्लगिश ज़्यादा होंगे तो उस सूरत में भी हमल प्रॉपर करार नहीं पाता। तो ये 18 एक ऐसी बीमारी है जिसमें खाली औरत कसूरवार नहीं है इस बीमारी की, बल्कि मर्द के भी रेफरेंस हमारे जो जिसे आप कह लें जो पेशेंट्स हमने नोट किए हैं, देखे हैं, उसमें मर्द में भी नुक्स हो तो 18 बीमारी पैदा होती है। अच्छा, 18 ये जो है हकीम साहब हमें बताइए इसकी इलामात क्या होती हैं? सिम्टम्स आपने 2 बताई हैं, मजीद और क्या सिम्टम्स होती हैं? क्या कोई बिहेवियर इश्यूज भी होते हैं इसमें? जी, 18 में देखें, मैं ये समझता हूँ कि पहली बार जब अबॉर्शन हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है तो इसका ज़्यादातर ताल्लुक आपकी नफ्सियात से है, आपके स्ट्रेस लेवल से है। हमारे ब्रेन्स के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाए हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं, लेकिन स्ट्रेस की हालत में वो ही हार्मोन्स आपके मजाज के बरखिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। आपके जो जरासीम है, बैक्टीरियाज, उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये है कि हमल की हालत में औरत को सुकून चाहिए। देखें, एंजॉइंग प्रेगनेंसी पूरी दुनिया में, यानी वो एक है कि यूरोपियन कंट्रीज में जब प्रेगनेंसी होती है इसको टैग किया जाता है, तो वो उसमें एंजॉय करते हैं, अपनी अहलिया को सुकून देते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा हवा बन चुका है कि औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको आप बेड से भी नहीं उतारते और उसके ज़हन में ऐसा बैठा देते हैं कि अगर कुछ हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एक पहली बार जब मिसकैरेज हो जाए तो मेडिकल साइंस इस चीज़ को प्रूफ करती है कि 25% रिस्क सेकेंड टाइम बढ़ जाता है, और इसी तरह 2 बार मिसकैरेजेस हो जाए तो 30% रिस्क फैक्टर जो है ना बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो एक एलिमेंट है, लेकिन एक एलिमेंट इसका स्पिरिचुअली भी है, रूहानी भी है। हमारे यहाँ आप देखें जो कोहना तिब्बा है वो कहते थे कि जी 18 एक रूहानी मर्ज भी है, लेकिन हमने इसके रेफरेंस देखे हैं अपने बाकायदा जो अपने मतलब के ऊपर जो मरीज आए हैं, तो कई पेशेंट्स को पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं जब हमल ठहरता है। अच्छा। ग्रीन कलर के पैचेस। कुछ पेशेंट्स हैं जिनके अंदर एक डर खौफ आ जाता है, वो अकेले घर में अकेले कमरे में नहीं रह सकती। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर उनकी हार्ट बीट तेज होती है और एक एंजाइटी डिप्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये स्पिरिचुअली ऐसे इश्यूज है कि हम लोग इस्लामी तालीमात और जो हमें जो शरीयत मुतहरा ने जो हमें
बताया गया है कि औरत का ये परहेज़ है। मिसाल के तौर पे औरत तबतन कमज़ोर होती है और इसका खून हल्का होता है। इसका रेफरेंस मैं ऐसे दूंगा कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब के बाद हदीस का मफहूम है कि जो आसमान से बलाएँ और आफात ज़मीन की तरफ आती हैं, तो बच्चों को आप घरों के अंदर रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे उसी वक्त बाहर जाते हैं, बच्चियां बाहर जाते हैं। खुशबू लगा के औरत को बाहर जाना मना है कि उसका खून हल्का है, उस खुशबू से मुख्तलिफ जो हवाई चीज़ें हैं उस पर हमला ना कर दें। इसी तरह वाशरूम के अंदर हमें हुक्म है शरीयत मुतहरा का कि खाली औरत नहीं, मर्द भी अपने बालों को ढक के जाए, चूंकि वो जन्नात का घर है। वो वहाँ तभी तो वो कुरान की आयत है ना, अल्लाह मिन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। हम ये क्यों पढ़ते हैं कि अल्लाह हम अंदर जा रहे हैं तो हमें खबाइस और जन्नात और खुब से बचाए। हकीम साहब ये भी बताइएगा कि तिब के अंदर अठरा का इलाज क्या है और ये इलाज का दुरानिया कितना तवील हो सकता है? देखिए, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो 18 लफ्ज़ है ना, एक रेफरेंस हमें ये मिलता है कोहना तिब्बा से कि 18 वजूहात है 18 की। अच्छा। तो आप एक दवाई बता के तो उन 18 का अहाता नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो केस होता है इसमें पेशेंट और मुआलिज को, अपने मुआलिज को पूरी हिस्ट्री देनी है उसने। इसकी पूरी, जब इसका इलाज होना है, इसके स्पिरिचुअली इश्यूज, यानी इंसान मुरक्कब है जिस्म और रूह का, जो जिस्मानी रूहानी उसके एक्सेप्ट्स है, उनको एक तबीब टेम्परामेंट से कोरिलेट करेगा तो इसका इलाज कर सकेगा। अच्छा, उसके अंदर बस ज़्यादातर जो मेन कॉमन है उसमें यह है कि ब्लीडिंग जो है वो तीसरे चौथे हफ्ते में ब्लीडिंग का जब खदशा हो, यानी लोअर एब्डोमेन में हल्की सी क्रैम्प्स पड़ने, पेन हो और ब्लीडिंग हो, तो आप फौरी तौर पे अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रब्ता करें। देखिए, पहले वक्तों में जो एक इसका प्रोसीजर होता था वो टांके लगाए जाते थे बच्चेदानी पे। अच्छा, बच्चेदानी की जो लेंथ होती है ना, जिसको हम सर्वाइकल लेंथ कहते हैं, वो 4 पॉइंट से लेकर 4.5 तक नॉर्मल होती है। अगर वो लेंथ भी नेचुरली या जेनेटिकली छोटी होगी तो उस सूरत में भी ना हमल करार पाएगा, और अगर हमल करार पा भी गया है तो वो चौथे 5वें हफ्ते में जो है ना मिसकैरेज का खदशा होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे तजर्बात में आई हैं। इसी तरह जो है वो अब जो जदीद छल्ला आ चुका है, वो पीसेस आ चुके हैं, पेस जो है मेकर, वो उससे भी जो है ना सपोर्ट मिलती है और बहुत ज़्यादा जो लूज़ जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसको मेच्योर या उससे हेल्दी प्रेगनेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इलाज, सॉरी आपने पूछा, इसमें अमूमन मैं उन बहनों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कुरान के अंदर भी हमारे पास रेफरेंस हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआएं मांगी हैं। एक तो आपको दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से, जैसे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक साले औलाद की दुआ मांगी। इसी तरह मेडिकली तौर पे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अजवाइन, काली मिर्च और सौंफ, इसका मुरक्कब बना के आप रख लें और उसको ½ टीस्पून सुबह शाम शहद के पानी से लें। अच्छा, ये बहुत कामयाब नुस्खा है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि मैं ये नुस्खा इसलिए नहीं बता रहा कि ये 18 का इलाज है, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे, चूँकि हमारा ये प्रोग्राम है कि हम लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें और कहीं ना कहीं सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दें उनको। तो ये जो छोटे मोटे उससे रेलिवेंट इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से 18 पैदा होता है, उसमें काली मिर्च, अजवाइन और सौंफ, इसका बेहतरीन जो है ना रिजल्ट है। इसको आप हम वजन लेके पिसवा लें, ½ टीस्पून बीडी डोज में बिफोर मील कबल अज ग़िज़ा शहद के पानी से ले लें। तो ये हमने मुजरबात, असल में ये चीज़ें हम वो उन लोगों को बताते हैं जो पूरी दुनिया में उन मुल्कों में है जहाँ पे मेडिकल साइंस भी बहुत मुश्किल है, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। वहाँ जब हमसे वो पूछते हैं तो हम उनको ये चीज़ें बताते हैं तो अल्लाह उन्हें शिफा भी देता है। कुछ कुरानी आयात बताते हैं, कुछ उनको कहते हैं कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, और अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमाया कि किसी को मैं बेटा देता हूँ, किसी को मैं बेटियां देता हूँ, किसी को ना औलाद दे के आजमाता हूँ। तो इसमें आजमाइश भी होती है और सब्र का भी जो है ना इसमें दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र का जो दामन है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए इस इलाज के दौरान, और ये तवील भी हो सकता है जिस तरह से आपने बताया। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई मकामात से हमारा गुजर होता है, कभी घर, कभी दफ्तर, किसी दुकान या कारोबारी जगह से। बज़ाहिर तो वहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक ही नज़र आता है, लेकिन बाज़ औक़ात दिल बेवजह आपका घबराने लगता है, जहन बेसुकूनी महसूस करता है और एक अनजानी सी थकन भी आपके जिस्म पर तारी हो सकती है। ये असरात ना सिर्फ माहौल की फ़िज़ा को मुतासिर करते हैं बल्कि वहाँ रहने या काम करने वाले अफराद की ज़िंदगियों पर भी गहरे नफ्सियाती, जिस्मानी और रूहानी असरात मुरतब करते हैं। ऐसे मकामात पर मुसलसल बेबरकती बीमारियाँ, झगड़े या गैर मामूली रुकावटें जन्म लेती हैं जो वक्त के साथ बिगाड़ का बायस बनती हैं। मतलब आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, वो ये कहते हैं कि मैं जब भी खास इस मकाम पे आता हूँ या ये दुकान पे जाता हूँ या घर में, तो मेरी तबीयत जो है वो बोझल होना शुरू हो जाती है। जब यहाँ से निकलता हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ, अपने आप को सही महसूस करता हूँ। चीजें हमने सुनी है लोगों के मुंह से, लेकिन सवाल ये है कि इन मनफी असरात
या बुरी ताकतों को कैसे पहचाना जाए, उसका तरीका क्या है और उनसे निजात के लिए कोई मौसर रूहानी इलाज क्या हो सकता है? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ रूहानी मौलिज कारी शफीकुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपकी मौजूदगी का। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस्लाम की रोशनी में अगर हम किसी जगह पर जाते हैं, हमें मनफी असरात महसूस होते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में उसकी इलामात क्या है? सबसे पहले ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर बात की जाए शैतान और इंसान की, तो अल्लाह दी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये कुरान करीम की ऐसी आयत है जो हर छोटे बड़े को आती है कि शैतान तो आपके अंदर दिल को मुतासर करने के लिए हर वक्त बाकायदा वो कोशिश और काविश में है। युवस्विसु फी सुदूरिन नास जो आपके दिल तक पहुंचा हुआ है वो आपके वजूद तक तो बिलौला पहुंचा हुआ है। आपके घरों में, आपके वाशरूम में, आपकी नींद के मसाइल में, आपके तिलावत के मसाइल में, आपके ज़िक्र में, आपकी नमाज में। हदीस आती नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा नूदी अलिस्सलात, जिस वक्त नमाज के लिए अजान कही जाती है तो अदबर शैतान, शैतान भागता है। तो इसका मतलब पहले वजूद तो उसका था, वजूद था तो वो भागा है ना। इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के वक्त आप बिस्मिल्लाह पढ़ो तो शैतान का कोई हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो खाने में उसका बाकायदा हिस्सा है। और इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मियाँ बीवी आपस में अलग हों, प्राइवेसी इख्तियार करें, तो वहाँ भी है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, ये दुआ बाकायदा पढ़े, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान फीमा रज़क़ताना। अब इसका मतलब यह है कि वहाँ से भी हिस्सा लेता है। आपके बिस्तर में आया हुआ है, आपके दस्तरखान में आया हुआ है, आपके वाशरूम में आया हुआ है, आपके घरों में आया हुआ है, आपके कब्रिस्तानों में है, गोया कि हर जगह है। कुरान मजीद की आयत देखा जाए तो अन्ना लमसनत समा फवजदना मुलियत हारासन शदीदम व शुहबा, हमने आसमान को टटोला तो पूरी जगह शैतानों से भरी हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें अब तो ज़ाहिर भाई ये बहस ही नहीं रही कि शैतान कहाँ है। आप बताएं कि शैतान कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, बात समझ रहे ना कि तो हर जगह है। अब तो रेडी वाले के पास शैतान आया हुआ है। हम कहते थे बड़े अफीसर के पास उसको रिश्वत लेने पे मजबूर करता है, गलत काम करने पे मजबूर करता है। तो इसका जो ना वो बेहतरीन जो तरीका है लामात को जानने पहचानने का, पहली तो बात यह है, अगर आपको गैर शऊरी तौर पे किसी के होने का एहसास होना शुरू हो जाए, सही, तो आपको पक्की अलामत है कि कुछ ना कुछ आपके साथ शैतान या शैतानी कुव्वतें हैं। आपको डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाए, या आपको घुटन घबराहट होनी शुरू हो जाए, या इसी तरह आपको बाकायदा चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाए, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारी अलामत बनती हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। उसका सादा सिंपल तरीका यही है कि बंदा जिस वक्त नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मद्देनजर रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस आदमी का जामिन है जो दाखला बैतहू, अपने घर में दाखिल होता है, फसल्लम अलैहि, और सलाम कहता है। कोई मुश्किल काम नहीं है अपने शैतानों को, मसलन हम स्टूडियो से जा रहे हैं, हम ऑफिस से जा रहे हैं, ऑफिस के शैतान, स्टूडियो के शैतान, आगे पीछे के शैतान, अगर उनको घर में लेके जाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप इधर के इधर ही छोड़ना चाहते हैं तो एक ही काम करें कि आप घर में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ें और सिर्फ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दे। अस्सलाम वालेकुम उनको भी हो गया और इनको भी हो गया कि तू बाहर रह, अब मैं इधर हूँ। इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है बाकायदा कि जब ख्वाब में कोई आदमी शैतान आपको तंग करे तो उसमें एक बड़ी प्यारी दुआ है जो आपकी घबराहट को, आपके बुरे ख्वाबों को, आपकी इस तरह की तकलीफ़ों को ख़त्म करती है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़ाबिही व इक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमादाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून। किसी आदमी को किसी किस्म की भी कोई घबराहट है, हत्ता कि जिन आपके सामने बैठ के बाकायदा टिक टिकी बांध के देखना और डराना शुरू हो गया है, आप ये दुआ पढ़ लें। अच्छा। अल्लाह की खास तौफीक मदद से वो आपकी आंख में आंख नहीं मिला सकेगा और आपकी सांसों में सांस मिला सकेगा। और फिर जो सूरत फलक नास है वो तो बहुत अहम है। मसलन कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास मिन शर्रिल वसवास। इसको थोड़ा सा तकरार के साथ पढ़ें। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। ये बार बार पढ़ने से, मसलन एक दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़नी है,
उसमें 10-11 दफ़ा ये पढ़ ले कलमा। कारी साहब, जिस तरह हम इब्तदाइये में भी जिक्र कर रहे थे, हमने अक्सर लोगों से सुना है, किसी घर के बारे में वो कह रहे होते हैं, किसी अपने दुकान के बारे में, कारोबारी जगह कि हम जब यहाँ पे मौजूद होते हैं तब हमारी तबीयत बोझल रहती है, हमें मुख्तलिफ जो हैं वो मसाइल दरपेश आते हैं, लेकिन जो यहाँ से निकलते हैं हम हशाश बशाश महसूस करते हैं। वो नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं वो उनके साथ ट्रैवल करती हैं या किसी स्पेसिफिक जगह पे होती हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये कोई नफ्सियाती मसला है या वाकई इस तरह का, और हल क्या हो सकता है इसका? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को नफ्सियाती मसाइल का ही शिकार समझे कि मैं कमज़ोर हूँ, तो मैं कमज़ोर हूँ इसलिए शैतान मेरा ताकतवर नहीं है। अगर फ़र्ज करो इसके बावजूद भी आप कहें कि नफ्सियाती मसाइल ऐसे तो नहीं है कि वो जो मुझे पेश आ रहे हैं और मैं अच्छा खासा होशमंद शऊर वाला इंसान हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि एक दफ़ा बंद कमरे में या किसी भी जगह पे, ऑफिस पे, चेयर पे आपको घबराहट होती है, वहाँ सूरत बकरा, सूरत रहमान और यासीन की तर्जुमे के साथ तिलावत लगा दो। और दूसरा काम ये करें कि 21 दफ़ा उस कमरे में अजान लगा दो। आप 8 दिन के लिए उसको आप इस्तेमाल ना करें, 10 दिन के लिए इस्तेमाल ना करें। अच्छा। यानी आप खामखा दलेर और बहादुर बन के, शज्जा बन के वहाँ जाएंगे तो फिर सीधी बात है कि जैसे वापस आएंगे वो आपको ही अंदाज़ा हो सकता है। तो अजान देनी शुरू कर दे और साथ थोड़ा सा एक आधा थोड़ी सी हिम्मत करके कोई नमाजी आदमी बावजूद होके जिक्र करके आयतुल कुर्सी फलकनास पढ़ के सिर्फ ये एक जुमला कह दे। बड़ी कुव्वत है अखलाकी पावर अखलाकियात में कि यहाँ अल्लाह की कोई भी मखलूक है, वो जिन की शक्ल में, जादू की शक्ल में, शैतान की शक्ल में, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते और आप हमें तकलीफ ना दे। बराए करम आप 8 दिन हम इस्तेमाल कमरा ये नहीं करते, आप ऊपर चले जाएं या किसी और सहरा में चले जाएं, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह आपको ईमान भी दे, अल्लाह आपको अच्छा घर भी दे, अल्लाह आपको अच्छी गाड़ी भी दे, अल्लाह आपको अच्छा रिज़्क भी दे। मैंने एक दफ़ा इस तरह बात की ना, तो वो मुझे इस तरह देखने लगा, वो शैतान जिसके अंदर, कहने लगा कि अब सब आप पहले बंदे हैं जो हमारे लिए घर और गाड़ी की दुआ कर रहे हैं। गाड़ी की उन्हें क्या जरूरत है? हाँ, गाड़ी नहीं, असल में सफर तो उनके भी है, सफरी तो असल गाड़ी उनकी उनके एतबार से है। कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो इज्जत ना चाहती हो, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अखलाक और वक़ार ना चाहती हो, कोई मखलूक ऐसी नहीं है कि जो अच्छा रवैया आप कारी साहब, मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी। जिस तरह अभी आपने बात का जिक्र किया कि उसने मेरे से बात की है, बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि अजीबो गरीब लैंग्वेज जो लोग किसी का जिन निकाल रहे होते हैं या फील करवा रहे होते हैं कि हम में जिन है, वो अजीबो गरीब किस्म की ज़बान बोल रहे होते हैं। तो वो सच में उनकी ज़बान अलग है या नहीं? उसमें ज़बान नहीं, असल तो उसी की ज़बान होनी है जिसके अंदर आया हुआ है। बस उसके ना सर पे हाथ रखे, सर पे अगर मर्द है तो सर के उसके ऊपर हाथ रख के आप देखेंगे तो उसकी खून की सर्कुलेशन बाकायदा चेंज हो रही होगी, उसकी चेहरे की रंगत चेंज हो रही होगी, उसकी आंखों की रंगत चेंज हो रही होगी, और इसी तरह उसकी कैफियत जो है ना वो आपको पावर पकड़ती हुई, जो है ना वो जोर पकड़ती हुई आपको नजर आए। और अगर इस तरह का नहीं है, मेरे पास इस तरह का एक केस आया तो वो कहने लगे कि क्या नाम रहते इसके अंदर जिन है। मैंने जिस वक्त थोड़ा सा पढ़ा मुझे पता चला इसके अंदर जिन नहीं है, जान है। जिस वक्त थोड़ी सी मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई करने के बाद मैंने उसे कहा कि आप ना फौरन से पहले निकलो, आपके अंदर कुछ भी है जो निकलो। कहने लगे कि नहीं जाऊंगा। तो आप यकीन करें, जिस वक्त थोड़ी सी पढ़ाई की ना, तो पढ़ाई करने के बाद वो खुद ही बोलना शुरू हो गया। कहने लगे कि आप सब, आपको कैसे पता चला कि ये मेरे अंदर जिन नहीं है, जान है? मैंने कहा जिस वक्त मैंने आपको देखा था आपके अंदर ये कैफियत बिल्कुल देखकर ही अंदाजा, और ये इसके लिए भी साहिब नजर होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपकी आमद का। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।